स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं अब BPSC तैयारी थर्ड के लिए ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट है। ये कुल मिला के हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये क्लास 6 से 8 के लिए है और ये रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले पॉलिटी का भी एक प्रैक्टिस सेट इसमें अपलोड किया गया है जो प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का पेपर इसमें भी है, इसको अपलोड किया जाएगा। बारी बारी से सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे, समय भी कम है। तो आइए शुरू करते हैं और जिससे देखते हैं। इसका PDF भी आप चाहे तो ले सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जहाँ इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि मुग़ल काल में संस्कृत से फ़ारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। मुग़ल काल में संस्कृत से फ़ारसी में जो महाभारत का अनुवाद किया गया था उसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि संस्कृत में महाभारत का जो मूल महाभारत था उसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी, संस्कृत में था, और फिर बाद में उसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया था जिसे रज्मनामा के नाम से जानते हैं। अब फ़ारसी में महाभारत का अनुवाद किया था अब्दुल बदायूनी ने, नकीब खान और शेख सुल्तान ने किया था। याद रख सकते हैं आप कि महाभारत को फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल बदायूनी ने, नकीब खान और शेख सुल्तान। ये अकबर के दरबार के विद्वान इतिहासकार थे और अनुवादक भी थे। रामायण का भी फ़ारसी में अनुवाद हुआ है। जो रामायण है जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी बाद में, तो इस रामायण का भी अनुवाद फ़ारसी में किया गया है इन्हीं तीनों के द्वारा, यानी कि बदायूनी, अब्दुल बदायूनी है, नकीब खान और शेख सुल्तान के द्वारा। इन लोगों ने महाभारत का, रामायण का भी और महाभारत का दोनों का अनुवाद फ़ारसी में किया है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, इसका देखिए यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ में शुरू हुआ था, कहाँ में, देखिए ये 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो आपको बता दें कि ये बैरकपुर छावनी में शुरू हुई थी, यानी कि मेरठ में जो बैरकपुर छावनी है वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो 1857 का ये विद्रोह था। और इसका जो इसमें मेरठ कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति के विषय में कहा जाता है कि चर्बी वाले कारतूस की घटना जो है वो उसकी तत्कालिक कारण माना जाता है, क्योंकि एनफील्ड राइफ़ल, आप देख सकते हैं कि एनफील्ड राइफ़ल जो है कि सिपाहियों को उस समय दी जाती थी। और इसमें यह अफवाह फैल गई कि इसमें जो कारतूस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी भरी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम या कहें कि पूरे भारतीय सैनिक इससे आक्रोशित हो गए और उन्होंने उस राइफ़ल का उपयोग करने से मना कर दिया। और इस तरीके से मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी थी। फिलहाल इसका सही जवाब है कि ये मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कराची में और उसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में जो बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भी उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बारदोली सत्याग्रह के नाम से जिसे जाना जाता है। और वहीं पे बारदोली की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, यानी कि उनको सरदार कह के पुकारा था। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। इसका सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो जब 1916 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे और उसमें उनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि जो BHU है, वहाँ पे उनको बुलाया गया था और वहाँ पे उन्होंने सार्वजनिक तौर पे संबोधित किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और महात्मा गांधी के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1916 को आए थे और इसलिए उसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रह के भी गांधी जी ने बहुत सारे काम किए थे। 1904 में उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। जो फिनिक्स फॉर्म है ये आप देख सकते हैं, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी 1904 में। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किस मुग़ल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया था। उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया था, यानी कि दारा शिकोह ने किया था, जो शाहजहाँ के बेटे थे ये, और ये फ़ारसी में अनुवाद किया था उपनिषदों का। और उपनिषद का फ़ारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासन के काल में दारा शिकोह
शीर्षक नाम से किया गया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। और खुद जो है कि दारा शिकोह ने भी एक रचना की थी जिसका नाम है मज्म उल बहरीन। इसका नाम है मज्म उल और बहरीन। ये दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई थी, उनकी रचना है ये। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ये प्रश्न कई बार मिल चुका है। बीपीएससी तैयारी 2 का भी प्रैक्टिस सेट हमारे इस वीडियो में हमारे चैनल पे हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और वहाँ पर भी रुक्मिणी पब्लिकेशन के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट तैयारी 1 और तैयारी 2 के हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। और इसका नेक्स्ट इसका ये प्रश्न है कि इसमें देखिए कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। और यह मंदिर जो है कि एलोरा की गुफा में स्थित है, यानी कि एलोरा गुफा में स्थित है यह मंदिर, और जिसे राष्ट्रकूट शासक जो है कि कृष्ण प्रथम ने बनाया था। कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद नेक्स्ट इसका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किया गया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसका सबसे बड़ा विस्तार हुआ था। और गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक जो है कि तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसमें देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में भी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक था जो हिंदुओं के त्योहारों विशेष करके होली में भाग लेता था ये। और यहाँ के कह सकते हैं कि 20 मार्च और 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्योंकि मुग़ल ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो अपने काफ़ी जो है कि एक सख्त रुख के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के दौरान यानी कि सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को कहा जाता है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है कि 1857 के समय में गवर्नर जनरल था। और वहीं जो है कि कैनिंग ब्रिटिश शासन में यानी कि 1857 के बाद से जब 1858 जब क्रांति के बाद ये जब इसको चेंज किया गया तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे उसके पद को वायसराय कर दिया गया। इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था और ब्रिटिश भारत में प्रथम वायसराय भी था। यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग भी थे। नेक्स्ट है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके पहले चूँकि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दिया था और तब राजेंद्र प्रसाद जो है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी संकट का संबंध जो है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र से संबंधित है, यानी कि जब उन्होंने अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दे दिया था और उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और आपको बता दें कि 1938 और 1939 इन दोनों ही वर्षों में कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में इन्होंने किया था हरिपुरा में। हरिपुरा जो है कि एक जगह है और यहाँ पे हरिपुरा में उन्होंने अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। और 1939 में किया था त्रिपुरी में। और उसके बाद से वहाँ पे कांग्रेस की कार्यकारिणी में कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है। तबकात ए नासरी ये जो है कि मिनहाज उल सिराज का है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मिनहाज उल सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। रैमजे ये मैकडोनाल्ड जो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। ये बताना है कि कब उन्होंने किया था, तो ये 1932 में किया था, यानी कि 16 अगस्त और 1932 को। तो अगस्त 1932 इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आप देखिए इसमें ये देख लीजिए कि आखिर सांप्रदायिक पंचाट में क्या था। तो सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके और उनको अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस पर विवाद भी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने बताना है कि किस वर्ष में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चित भी हैं। तो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। 1893 में शिकागो में यानी कि अमेरिका में ये एक धर्म सम्मेलन हुआ था और वहाँ पे हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था और उसमें
भारत की गरिमा को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया था। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद कि निम्न में से कौन से वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है, देखिएगा, शौकत अली, ये नाम है, यानी कि शौकत अली जो हैं ऐसे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में उन्होंने महात्मा गांधी को सुझाव दिया था कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए आप असहयोग आंदोलन की शुरुआत करें। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ जो संधि हुई थी और जिसमें तुर्की के जो खलीफा होते थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद पूरे विश्व के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन किया था। भारत में भी ये हुआ था जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन में भी ये शौकत अली और दो भाई थे, शौकत अली थे और एक और नाम था उनका, यानी कि दो अली भाई थे और इन्होंने जो है कि मोहम्मद अली और शौकत अली नाम था दोनों भाइयों का और इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापक के सदस्यों में से थे राम प्रसाद बिस्मिल। अब जान सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं कि वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी और ये कानपुर में इसकी स्थापना हुआ था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था। सिराजुद्दौला जो है अलवर्दी खान के बाद से बंगाल का नवाब बना था और अलवर्दी खां 1740 से लेकर के और 1756 तक, यानी कि कुल 16 वर्षों तक वो बंगाल का नवाब बना रहा। और सिराजुद्दौला जो है कि 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और उसी के काल में देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना है कि ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही हुई थी। ब्लैक होल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में पूछा जाता है। तो ब्लैक होल की घटना भी सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी, यानी कि 1756 में जब वो बंगाल का नवाब बना था। इसी क्रम में जो है कि प्लासी का युद्ध भी जान सकते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और वो भी हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था उसके बीच में हुआ था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजाभिषेक बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ दिया था। कुल 8 वर्षों के बाद से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक का राजाभिषेक हुआ था यानी कि 269 ईस्वी में और उसके बाद से 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी जो थी जिसका नाम था कलिंग की राजधानी जो थी यानी कि तोसली उसका नाम था। तो तोसली को कह सकते हैं कि तोसली पर भी अधिकार कर लिया था उसने। और ये भी जान सकते हैं कि देखिए इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं कि आखिर कलिंग युद्ध अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8 वर्षों के बाद किया था 261 ईस्वी पूर्व में। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो आप देख सकते हैं कि अशोक ने बहुत से शिलालेखों को लिखवाया था। तो देखिए 13वें शिलालेख में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और आप जानते हैं कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है वो भी अशोक के द्वारा ही शुरू किया गया था। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न इसका देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी जिनको इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था उन्होंने, तो महिला रेजिमेंट का नाम रखा था यानी कि झांसी की रानी रेजिमेंट नाम था सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। और 1943 में इसकी स्थापना की गई थी, महिला रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, आपको बता दें कि जब 1939 में त्रिपुरी संकट यानी कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से उन्होंने एक और भी गठन किया था, बनाया था संगठन जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी कि ये भी आप याद कर सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, और यानी कि महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी में हुआ था, ज्ञात्रिक गोत्र के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यानी कि ज्ञात्रिक इसका सही जवाब होगा। आप जानते हैं कि महावीर जो है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और उनका जन्म वैशाली जिले के कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि यूटोपिया का लेखक कौन है। यूटोपिया जो है ये थॉमस मोर जो है। इसके पहले भी ये प्रश्न बीपीएससी TRE2 का जो भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया था, ये लगभग सभी प्रश्न उसमें भी थे। आप वहाँ से भी जा करके आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे दे सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सेट मिलेंगे। बात ये नहीं है कि वो बीपीएससी TRE2 का था या 3 का है, बात ये है कि आपको मटेरियल वहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका ये आंसर है थॉमस मोर हैं। और थॉमस मोर जो है कि एक अंग्रेज वकील थे, लेखक भी थे और एक मानवतावादी और दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया था। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। इस घटना को जाना जाता है यानी कि बोस्टन टी पार्टी के नाम से। और 16 दिसंबर और 1773 को ये घटना हुई थी। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन के यानी कि एक जो है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। और इसका लक्ष्य था 10 मई 1773 का चाय अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करों का भुगतान किए बिना चीन से अमेरिकी उपनिवेशों हेतु चाय का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित हैं और यहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। ये देख सकते हैं आप। और इसका सही जवाब है कि भोर स्थान पर, देखिए इसमें दिया हुआ है कि भोर स्थान पर ये मंदिर स्थित है, यानी कि रायरेश्वर की मंदिर स्थित है, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। और 1645 ईस्वी में रायरेश्वर मंदिर में स्वाधीनता का शपथ लिया गया था उन्होंने शिवाजी के द्वारा। और शिवाजी का जो अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक जो हुआ था, वो 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक यानी कि पंडित गंग भट्ट के द्वारा करवाया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर के कहाँ भेजा गया था। तो सही जवाब है कि इनको बिठूर स्थान पर भेज दिया गया था। और उनको कुल 8 लाख रुपया जो हैं कि उनको वार्षिक पेंशन दे करके और कानपुर के निकट बिठूर स्थान पर उनको भेज दिया गया था। और आपको बता दें कि ये तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं वो हुआ था 1817 से लेकर के और 1819 तक। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि इसका देखिएगा, इस 93 इसका प्रश्न होगा आप कि लोदी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था। लोदी वंश यानी कि लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल खान लोदी था, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और बहलोल खान लोदी जो हैं 1451 ईस्वी में बहलोल शाहगाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने ही किया था। लोदी वंश का जो शासनकाल रहा था 1451 से लेकर के और 1526 तक चला था। उसके बाद से मुगल वंश आ गया था। और बहलोल लोदी के कुछ कार्य हैं कि बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था। और बहलोल लोदी अपने सरदारों को भी कहता था, यानी कि मनसद ए अली कह के पुकारा करता था। तो ये कुछ से संबंधित कुछ बातें थी जो कि भी प्रश्न में कई बार ये आता है। और इसके बाद देखिए इसका प्रश्न है कि बड़ा इमाम बड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत ने निम्न में से किस शहर में स्थित है। बड़ा इमाम बड़ा जो है कि ये बताना है कि कहाँ स्थित है। तो ये एक ऐतिहासिक इमारत है और ये कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। और 1700 यानी कि बड़ा इमाम बड़ा का निर्माण कराया था, यानी कि नवाब आसफ़-उद-दौला ने कराया था और 1784 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल यानी कि 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो दिल्ली पर इस शासनकाल में यानी कि इस अवधि के दौरान से कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसका नाम आप जान सकते हैं। उसमें सबसे पहला है गुलाम वंश है, फिर उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 जो हैं कि शासकों ने 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली पर 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक। और उसमें सबसे लंबा जो शासनकाल रहा था वो किसका रहा था, तो तुगलक वंश का सबसे लंबा शासनकाल रहा था। और वो कितने वर्ष का रहा था, तो तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो कुल 94 वर्ष तक रहा था। तो ये क्लियर हो गया कि 5 राजवंशों ने शासन किया था इतने अवधि में। और सबसे लंबा जो शासनकाल रहा था वो तुगलक वंश का था, 94 वर्ष का था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, यानी कि नवाब ये आगा खां और शमीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। और इसमें बताना है कि 1930 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सर मोहम्मद इकबाल जो हैं कि वो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किए थे।
और 1930 में ये इलाहाबाद में मुस्लिम इकबाल ने सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। ऐसे द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब था कि भारत और पाकिस्तान ये दो राष्ट्र जो हैं कि होने चाहिए। तो यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट है कि अहोम विद्रोह, ये अगला प्रश्न है कि अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व इसमें से किसने किया था। ऑप्शन आप देख सकते हैं। अहोम विद्रोह देखिए 1828 का नेतृत्व इसमें किसने किया था, आप देखिए तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि गोमधर कांवर ने किया था। यानी कि इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि अहोम विद्रोह जो है वो 1828 से लेकर के और 1833 तक चला था और ये असम क्षेत्र में हुआ था। यानी कि अहोम से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि असम का नाम भी असोम हो गया है, तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं कि अहोम कहाँ हुआ था, तो असोम में 1828 से लेकर के और 1833 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की, ये बताना है कि प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ये लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ये हैं और ये भारत के बिहार राज्य में स्थित हैं। और तो ये बिहार इसका सही जवाब होगा। आप इसमें देखिए कि लोमस ऋषि गुफा जो है नागार्जुन और गोपी गुफा यानी कि पहाड़ी में स्थित है और लोमस ऋषि गुफाएं एकास्मक चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। और इसमें जो है कि उसके प्रवेश द्वार पर 2 शिलालेख और मौखरी शासकों के द्वारा उनके किए गए कार्यों का भी उसमें उल्लेख मिलता है। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएँ हैं। बराबर की गुफाएँ जो है कि वो गया में हैं और ये मौर्य काल में बनाई गई थी। बराबर की पहाड़ियाँ जो हैं बराबर की जो पहाड़ी में जो गुफाएं हैं और उसमें कांड, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी प्रमुख हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित हैं। और इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है और विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना था। ये बताना है कि ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों के द्वारा किया गया था। यानी कि राज प्रथम जो हैं, ये जो चोल शासक थे उनके द्वारा ये इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और कब कराया गया था देख सकते हैं आप, तो जिसमें ये जो मंदिर है, आप ये जानिए कि बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। यानी कि क्योंकि अलग अलग मंदिर जो है अलग अलग देवताओं के लिए बनाए गए हैं, तो ये भगवान शिव को समर्पित है, बृहदेश्वर का मंदिर है और तमिलनाडु में है, चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था का ये प्रारंभ किया था। देखिए जमींदारी हैं, रैयतवाड़ी हैं, फिर ये जब्ती व्यवस्था है। तो इनमें से 1820 में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लगाया था। और इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि उस समय के जो ब्रिटिश जो अधीन भारत था उसके कुल 51% हिस्सों पर जो है कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में उपज का जो है कि कम से कम 55% लगान के रूप में देना पड़ता था और ये 30 वर्ष के बाद इसमें समीक्षा करने की भी व्यवस्था की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है कि ज़मींदारी व्यवस्था को ख़त्म करके जो किसान थे उनको भूमि का मालिक बनाया गया था, यानी कि मालिकाना हक उनको दिया गया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था और कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था 1885 में और उसमें पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। यानी कि मुंबई के जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था उसमें इसकी स्थापना की गई थी और उसमें कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि पहले उसका नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ उसका नाम था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्र संघ इसका नाम था, इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका, सॉरी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और उसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, देखिए एवो ह्यूम, आप ये भी जान सकते हैं, इस संस्थापक भी पूछा जाता है कि एवो ह्यूम जो हैं, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे और ये कांग्रेस की स्थापना किए थे। एवो ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, और इसकी अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी, आप देख सकते हैं कि अधिवेशन तो समझ गए कि मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था यानी कि WC बनर्जी ने।
यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, सबसे पहले अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के लिए। नेक्स्ट है कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको सांप्रदायिक पंचायत के रूप में जाना जाता है, अभी आपने पढ़ा, जिसको कम्युनल अवार्ड यानी घोषित किया गया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिम, यूरोपीय, सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान किए गए थे। और उसमें बताना है कि ये किसके द्वारा किए गए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, बताना है कि उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली ही थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। उस समय जो है कि रैमजे मैकडोनाल्ड, ये रैमजे मैकडोनाल्ड का ये सांप्रदायिक पंचायत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सांप्रदायिक पंचायत में इन्हीं को याद रखेंगे। तो सांप्रदायिक पंचायत जो हैं या सांप्रदायिक अधिनिर्णय जिसको कहते हैं, उसमें हिंदुओं में भी दलितों के लिए अलग से निर्वाचन या इन सबको के लिए अलग से निर्वाचक की बात की गई थी। इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो ये 1932 की घटना है और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसी के विरोध में, इसी निर्णय के कारण जो है कि महात्मा गांधी 20 सितंबर और 1932 को, यानी कि 20 सितंबर और 1932 को उन्होंने आमरण अनशन पर भी प्रारंभ किया था। और बाद में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। यानी कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में भी इस विषय को लेकर के काफ़ी विवाद था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। उस समय कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा ब्रिटिश दुश्मन की पनडुब्बियों को उसको ट्रैक किया जा सकता था या उसको देखा जा सकता था, उसके विषय में अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तो इसका नाम था, यानी कि सोनार जो है, क्योंकि ये एक प्रौद्योगिकी थी। और सोनार का प्रयोग जो है कि गोताखोर करते हैं और समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार या ये गोताखोर जो होते हैं वो इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आज भी होता है इसका। और इसमें सोनार का जो पूरा नाम है, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका नाम होता है। और रडार का प्रयोग संकेतों को ग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और रडार का प्रयोग जो है संकेतों को ग्रहण करने के लिए किया जाता है, जिसमें वायुयान और ये लड़ाकू विमान को देखने के लिए या उसके विषय में करने के लिए। इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुई थी। देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था और 1966 में, यानी कि 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का वहाँ पे निधन हो गया था हार्ट अटैक के द्वारा, यानी कि इनको दिल का दौरा हुआ था। और 11 जनवरी को ही, 10 जनवरी, और आप याद रख सकते हैं कि 10 जनवरी और 1966 को ये ताशकंद का समझौता हुआ। और 11 जनवरी को ही हमारे प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का वहाँ पे निधन हो गया था दिल का दौरा होने से। और उसमें जो समझौता हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, आप ये भी जान सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आयूब खान, उनके द्वारा ये समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच में ताशकंद का समझौता हुआ था, और जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी उसके बाद से। तो 1965 के युद्ध के बाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ है, 1971 में भी युद्ध हुआ है और 1999 में भी हुआ है। तो 1965 का युद्ध के बाद से ताशकंद समझौता हुआ था। 1971 के बाद से 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और आपको बता दें कि 1971 के युद्ध के बाद से 1971 का जो युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश के लिए हुआ था। और उसी के बदौलत 17 दिसंबर और 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, आप बता सकते हैं? भारत की प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रा इसका जवाब दीजिएगा कि 1971 के समय में भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि अफ़गानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य यानी कि अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आ गया था, ये बताना है। और इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देख लीजिएगा। इसमें पर्शिया के डेरियस प्रथम द्वारा विजय हासिल करने के बाद से अकैमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था वो, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद, देखिए अभी ये प्रश्न आ गया, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। 1971 में जब स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश और उस समय उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री थे यानी कि ताजुद्दीन अहमद थे। ये बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। और पूर्वी पाकिस्तान जो था उसी का नाम जो है कि बांग्लादेश हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है कि हमारे पंजाब में है, ये सीमांत प्रांत कहते हैं, और
पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के नाम से हुआ और इसके ताजुद्दीन अहमद उसके प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 के बीच में युद्ध हुआ था और 17 दिसंबर को ये बांग्लादेश एक नया देश बना था और 16 दिसंबर को ही, इसलिए 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था। 107वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि जापान ने ये आक्रमण किया था पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर और दिसंबर 1941 में घटना हुई थी। जापान इसका सही जवाब होगा और 7 दिसंबर को किया था। ये दिसंबर में भी हुआ था तो कब हुआ था, देखिए 7 दिसंबर 1941 को हुआ था। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था। देखिए 1908 में 1918 में जो है कि इंग्लैंड की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था और इसमें इंग्लैंड में ये बताना है कि कितने आयु की, तो उसमें सही जवाब है कि 21 वर्ष के, इस एक्ट के द्वारा 21 वर्ष की अधिक आयु के सभी पुरुषों को मतदान देने का अधिकार हुआ और इस एक्ट के द्वारा 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं को इसमें वोट देने का अधिकार मिला था। हालांकि प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है, महिलाओं के लिए पूछा है, तो इसमें देखिए 21 वर्ष से आयु के पुरुषों को मतदान करने का तो अधिकार मिल गया, लेकिन महिलाओं के लिए उम्र कितनी रखी गई थी, तो महिलाओं के लिए 30 वर्ष का उम्र रखा गया था, यानी कि 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें 30 वर्ष ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे आप जान सकते हैं कि पुरुषों को 21 वर्ष में मिला, लेकिन महिलाओं को कब मिला था, तो 30 वर्ष में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरवाहे अनाज के बदले क्या लेते थे। चरवाहे जो है कि उपयुक्त में से इसका देखिए क्या जवाब हो सकता है कि चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे। तो भेड़ और अनाज के बीच बहस सुमेरियन शास्त्र की बहसों में से एक है और एक तरीके से ये ज्ञानप्रद भी हैं और मनोरंजक भी हैं। तो इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है ये, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भेड़ और अनाज के बीच संवाद हुआ था, जिसमें चरवाहे जो है कि क्या लेते थे। देखिए तो ये एक से अधिक वस्तुएं इसके लिए उदाहरण हो सकती हैं, यानी कि पनीर, खाद, धातु के उपकरण, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा जो चरवाहे अनाज के बदले में लेते थे। और इसमें नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था। ये अंतिम प्रश्न आज का है और गिलगमेश महाकाव्य मूलतः जो है ये 12 पट्टिका पर लिखा गया था, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। गिलगमेश महाकाव्य को संसार का सबसे प्राचीन वीर काव्य होने के अलावा जो है उसको ये माना जाता है कि ये मानव जाति का प्रथम पुस्तक भी है। गिलगमेश ने उरक नगर पर अनेक वर्षों तक शासन किया था और वह मेसोपोटामिया सभ्यता का एक प्रसिद्ध जो है कि वो राजा था। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हमारा है, हिस्ट्री का था। इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के भी अभी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द अपलोड होंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे लाइक भी कीजिएगा।